Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss an interesting and very important topic, that is the disorders of skeletal system. So let's move to the board. Disorders of skeletal system. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो डिस्कस हुए हैं रिगार्डिंग द स्केलेटल सिस्टम. द फर्स्ट वन इज ऑस्टियोप्रोसिस. इसको डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और जो दूसरा डिसऑर्डर है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ आर्थराइटिस. तो ऑस्टियो का वर्ड मैंने आपसे पहले भी शेयर किया डियर स्टूडेंट्स. ऑस्टियो का क्या मतलब होता है? ऑस्टियो मीन्स बोन एंड सिस मीन्स अ प्रोसेस. सिस आमतौर पर प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. क्लियर? तो इसी तरह से ऑस्टियोप्रोसिस. तो ऑस्टियो मीन्स बोन. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज द डिजीज ऑफ बोन. इट इज अ डिजीज ऑफ बोन in adults and more common in old. जो बुढ़ापे में यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके अंदर ये कॉमन है. और उनमें भी इन ओल्ड्स इट इज most common among the old females. Among the old females. ये अपने MCQ याद रख रहे हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो किन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है? मोस्ट कॉमन इन द ओल्ड फीमेल्स. वैसे तो एडल्ट्स को भी हो जाती है और आमतौर पर बुढ़ापे में भी होती है. ज़्यादातर चांस इसका बुढ़ापे में, ओल्ड एज में. लेकिन ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा चांस किसके पास है डियर स्टूडेंट्स कि जिनको ये बीमारी हो सकती है, दैट इज़ द ओल्ड फीमेल्स. वो ज़्यादा सफ़र करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स. ऐसा नहीं है कि मेल्स को नहीं होती, मेल्स को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो रेशो है इसमें फीमेल्स की है. ऐसा क्यों है उसका हम ताल्लुक़ देखते हैं कि ये फीमेल्स में ज़्यादा क्यों है. तो इसकी पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से. So there are a number of causes behind this disease. Number one, that is malnutrition. आपने प्रीवियस पीरियड में पढ़ा था माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक इन चैप्टर नंबर 8. तो उसमें आपने माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी पढ़ा था, उसमें आपने आयन ओवर इनटेक भी पढ़ा था. क्लियर स्टूडेंट्स? और उसमें मिनरल डेफिशिएंसी भी पढ़ा था आपने. तो यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन इन्वॉल्व है रिगार्डिंग ऑस्टियोप्रोसिस, उसमें दो चीज़ें हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं माल न्यूट्रिशन में. नंबर वन इज़ द लैक ऑफ प्रोटीन्स and number two is the decrease level of vitamin C. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले इनको डिस्कस कर लेता हूँ, या पहले हम पॉइंट्स को लिख लें, उसको क्यों कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. नंबर टू इज
Number 3 is estrogen deficiency. Number 4 is growth hormone deficiency. सो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माल न्यूट्रिशन. तो माल न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट है लैक ऑफ प्रोटीन्स. तो आप सोचें ज़रा कि हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं. शाबाश, मैंने ये डिटेल से पहले डिस्कस किया हुआ है कि बोन्स के अंदर कौन सी प्रोटीन्स होती हैं. उस बच्चे के लिए मेरी तरफ से शाबाश है और एक्सीलेंट है जिसने इसको गेस किया सही वाला आंसर. आप सोचें जहन में कौन सी प्रोटीन है, मैं इसका आंसर करता हूँ और वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को शाबाश दीजिएगा अगर आपका आंसर ठीक हुआ, बिकॉज आप डिज़र्व करेंगे अगर आपने मेरे इस बात का आंसर सही दिया तो. सो ये मैं पहले ड्रॉ कर लूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बोन का, फिर इसके ऊपर बात करता हूँ ऑस्टियोप्रोसेस के ऊपर. आप इतनी देर में सोचें ज़रा, अपने दिमाग पे ज़रा जोर लगाएं. बस ज़्यादा जोर नहीं लगाना. नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. सो दिस इज आवर कॉम्पैक्ट बोन एंड दिस इज स्पॉन्जी बोन एंड दिस इज बोन मैरो. तो डे स्टूडेंट्स, चलें यहाँ पर हम बोन की मैट्रिक्स की बात करें. ज़रा टॉपिक ज़रा ज़हन में लाएं वापस दोबारा से. मैट्रिक्स, द बोन मैट्रिक्स. अब इतने हिस्से में से हम मैट्रिक्स देखने वाले हैं कि बोन मिल्क के किस चीज़ से बनी हुई है. सो बोन मैट्रिक्स, उसमें क्या क्या चीज़ें थी. नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ collagen fibers. Number 2, it consists of minerals. कौन कौन से मिनरल्स हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर? 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स मैंने बताए थे आपको. नंबर 1 इज कैल्शियम, जिसको हम Ca से डिनोट करते हैं, और दूसरा फॉस्फोरस, which is denoted by P. So these are the most important minerals present in the bone. तीसरी क्या चीज मौजूद है डियर स्टूडेंट्स इसमें? द सेल्स. और सेल्स कितनी टाइप्स के आपको पढ़ाए थे डियर स्टूडेंट्स? 3 तरह के सेल्स मौजूद हैं हमारी बोन्स के अंदर. कौन कौन से? द ओस्टियोब्लास्ट, नंबर 2 ओस्टियोक्लास्ट, एंड नंबर 3 ओस्टियोसाइट. तो इसमें मैच्योर बोन सेल कौन सा है स्टूडेंट्स? यस, यू आर राइट, दिस इज द मैच्योर बोन सेल. और ओस्टियोक्लास्ट इट इज बोन डिसॉल्विंग सेल, एंड ओस्टियोब्लास्ट इट इज बोन फॉर्मिंग सेल. आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका मैट्रिक्स क्यों लिखा है? क्योंकि हम बोन को ही तो डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, तो देखेंगे कहाँ पर इशू आएगा ऑस्टियोप्रोसेस में. तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी प्रोटीन लैक करेगी जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसेस हो सकता है. तो ज़रा सोच लिया होगा आपने. सो डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज द कोलेजन. सो ये कोलेजन फाइबर्स हैं ना, उससे कार्टिलेज में भी मौजूद थे और हड्डियों के अंदर यानी बोन्स के अंदर बेतहाशा मौजूद है. ये सारे क्या हैं? ऑल दीज आर द कोलेजन फाइबर्स. और कोलेजन फाइबर्स किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ, यस, कोलेजन. और कोलेजन क्या है? इट इज अ प्रोटीन. शाबाश. सो कोलेजन प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे भी क्या होगी? हड्डियां कमज़ोर पड़ जाएंगी, क्योंकि उसमें रेशे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे नई हड्डियों के बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए. तो दिस इज़ हाउ द माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन एनर्जी अगर आपके पास कम है, प्रोटीन्स आप कम खा रहे हैं, तो उसमें कोलेजन प्रोटीन्स नहीं सही तरह से बन पा रही, तो हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, ऑस्टियोप्रोसेस में जा सकती हैं.
और दूसरा डियर स्टूडेंट डिक्रीज्ड लेवल ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी आपने पढ़ा पिछले क्लास के अंदर, ग्रेड 9 के अंदर आपने विटामिन पढ़े, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से थे? विटामिन बी एंड सी। और फैट सॉल्युबल कौन कौन से थे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये कौन सा विटामिन है डियर स्टूडेंट? दिस इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो डियर स्टूडेंट इसकी डेफिशिएंसी, इसके लेवल्स अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या चांसेस हो सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स एक तो ये कि ये विटामिन सी जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मैच्योरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट, इनकी फॉर्मेशन के लिए इसका रोल है। तो जब ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डियर स्टूडेंट्स ये इनकी जो फॉर्मेशन है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और इवन के अगर इसके लेवल नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए तब भी हड्डियों के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सिर्फ डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज लेवल भी काम खराब कर सकता है। वो किस तरह से कि अगर इंक्रीज लेवल होगा तो वो ओस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। इन केस ऑफ इंक्रीज्ड विटामिन सी लेवल्स, तो ऑस्टियोक्लास्ट कौन से? वो तो बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं, वो तो हड्डियों को अंदर से खा जाते हैं। तो दोनों ही सूरतों में ये नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो एक नॉर्मल लेवल का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी कहते हैं मूवमेंट को। तो अगर ऐसे लोग जो आमतौर पर एक्सरसाइज नहीं करते या जिनका काम सीडेंटरी लाइफ से है, मतलब कि बस ऑफिस में बैठा काम किया, कोई उनका बाहर आना जाना कम है और बिस्तर पे पड़े रहना, वहीं पे अखबार पढ़े, टीवी देखा, खाना खाया, दैट्स इट, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू द दिस डिसऑर्डर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि मोबिलिटी नहीं है तो उनकी बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होती। जब वो स्ट्रेंथन नहीं होंगी तो एक हल्के से भी इम्पैक्ट के साथ उनके अंदर ये फ्रैक्चर हो सकता है और वो ऑस्टियोपोरोसिस में जा सकती हैं। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, तो ये वो रीज़न है डियर स्टूडेंट्स जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये ओल्ड फीमेल्स में ज़्यादा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स। एस्ट्रोजन रिलीज कहाँ से होता है? ओवरी से। इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। और इसके फंक्शन वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया थे। इसका फंक्शन डियर स्टूडेंट्स नोट कर लें, बहुत अहम चीज़। इस एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूँ। सो इट्स फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन। फीमेल्स के अंदर बलूगत के बाद, प्यूबर्टी के बाद उनके अंदर एक माहवारी का सिलसिला चलता है जिसको हम हैज़ भी कहते हैं, जिसको पीरियड्स भी कहा जाता है, या बायोलॉजिकल टर्म्स में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, ये उसको रेगुलेट करवाता है। इसके अलावा एक और फंक्शन मैंने आपको इसको बताया था, बहुत अहम फंक्शन, दैट इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल secondary sexual characteristics। फीमेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको भी कंट्रोल कर रहा है एस्ट्रोजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, इसी तरह से उनकी जो वॉइस की जो पिच है उसका कम हो जाना, इसी तरह से उनके अंदर अंडर आर्म हेयर्स, उनके प्यूबिक हेयर्स, ये सारे दीज आर द इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। तो ये उसको भी कंट्रोल कर रहा है। और इसके साथ एक अहम और काम जो हमने पहले मेंशन नहीं किया था, जो अब मेंशन करने जा रहा हूं, दैट इज द एस्ट्रोजन इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड in the deposition of minerals in the bones, especially of the calcium and phosphorus। Yes, my dear students, तो ये भी इसका एक अहम फरीज़ा है, इसके ज़िम्मे ये काम लगा हुआ है कि इसे ये काम करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर इससे फ़र्क क्या पड़ा
एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी कब होगी फीमेल्स में? तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स में, ये एज रिलेटेड है। ये आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र के दरमियान द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप्ड, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज, मीन्स द कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम कहते हैं मेनोपॉज। आमतौर पर फीमेल्स में 45 साल की उम्र से लेकर 55 साल की उम्र के दरमियान उनके जो हैज़ के अलामात, जो हैज़ का सिलसिला है या यानी कि जो पीरियड्स का सिलसिला है, यानी जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, वो रुक जाता है। तो जब वो रुक जाएगा तो इससे क्या होगा? नाउ द एस्ट्रोजन विल बी रिलीज्ड इन लो अमाउंट्स। तो जब ये लो अमाउंट्स में रिलीज हो गया तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कि इसका एक काम ये था कि ये बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवा रहा था मिनरल्स को। चूंकि डेफिशिएंसी इसकी हो गई तो अब ये मिनरल्स को बोन्स के अंदर डिपॉजिट नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से हड्डियाँ ऐसी फीमेल्स की वीक होना शुरू हो जाएंगी, और आमतौर पर बुढ़ापे में। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को भी हो, इट डिपेंड्स अपॉन द मिनरल स्टोर एंड देयर डाइट एज वेल। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट, ग्रोथ हार्मोन, द सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, वो ग्रोइंग एज में तो हमारी हाइट को बढ़ा रहा है, हमारी ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आफ्टर ग्रोइंग एज क्या करता है डियर स्टूडेंट, उसकी एक और ड्यूटी है कि वो आफ्टर ग्रोइंग एज वो भी ये काम करवा रहा होता है, दैट इज द डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द बोन्स। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए आफ्टर द ग्रोइंग एज तो उसका एक ये भी इफेक्ट आएगा कि हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, एंड दे आर मोस्ट प्रोन टुवर्ड्स द ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। और एक बात अब आते हैं, ये सारी कॉजेज़ की बात हो गई कि अब इससे होगा क्या। ऑस्टियोपोरोसिस में एक्चुअली लॉस किस चीज़ का हो रहा है? कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये दो ही इंपॉर्टेंट मिनरल हैं हमारी हड्डियों के। दीज टू आर लॉस्ट। जब ये लॉस होंगे, मतलब नहीं डिपॉजिट हो पा रहे, तो उससे क्या होगा? द बोन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड। इससे हमारी हड्डियों की जो डेंसिटी किसे कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जितनी ज़्यादा कैल्शियम होगी उतनी ज़्यादा हड्डियां मजबूत होंगी। तो इन दोनों के कम होने की वजह से, इनका लॉस हो जाने की वजह से, लॉस किस वजह से हो रहा है? इन सारी वजूहात की वजह से। तो उससे क्या होगा कि बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, रिजॉर्व होना शुरू हो जाएंगी, एंड इट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो इसको जहन में रखना है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये फीमेल्स में क्यों कॉमन है और फीमेल ओल्ड्स में क्यों कॉमन है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। और चूंकि उनके अंदर एक नॉर्मल फिनोमेना है कि 45 से 55 साल की उम्र के बाद उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाने की वजह से उनके अंदर एस्ट्रोजन की भी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दे आर एट द हायर रिस्क ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी वो विमेंस के अंदर, यानी कि फीमेल्स के अंदर, ओल्ड फीमेल्स के अंदर किस तरह से वो उसकी रिस्क फैक्टर को इंक्रीज कर देती है, और इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी वो भी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स के रिस्क को इंक्रीज कर देती है। और हरकत भी करते रहा करें, एक्सरसाइज भी करते रहा करें, क्योंकि लैक ऑफ मोबिलिटी भी, मूवमेंट अगर कम हो, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ना हो, तो तब भी देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।